गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक सहभागिता के बारे में। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरणों के बारे में आपसे चर्चा हुई। कल भी मैंने आपको जब अभिकरण पढ़ाए थे तब बताया था कि इन अभिकरणों में से हर बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है, भले वो 1 नंबर का हो, भले 2 नंबर का हो, भले 4 नंबर का हो, भले 6 नंबर का हो, ठीक है ना। तो इन अभिकरणों को आपको ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अभिकरणों के बारे में। तो एक बार वापस बता देता हूं 4-5 अभिकरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण। नाम से आपको पता होना चाहिए, जिसमें कल हमने पढ़ा सबसे पहले दबाव समूह। ठीक, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो समान हित की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि उनके हितों में नीतियों का निर्माण किया जाए। उसे हम क्या कहते हैं? दबाव समूह। दूसरा हमने पढ़ा था आरंभक। आरंभक का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रस्ताव तैयार करना। प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर जब मतदाता किसी कानून निर्माण हेतु या संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार करके व्यवस्थापिका को भेज देते हैं और व्यवस्थापिका उस पर मतदान करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आरंभक बोलते हैं। यानी प्रस्ताव तैयार करना यह कोई जनता का काम नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करके व्यवस्थापिका को भेज देती, क्योंकि कानून निर्माण का काम किसका है? व्यवस्थापिका का है। यह भी बात इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तीसरी बात हमने पढ़ी थी प्रत्याहान, जिसको मैंने क्या कहा था इंग्लिश में याद कर लेना, रिकॉल। प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाना। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को समय से पहले हटने के लिए मजबूर कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याहान कहते हैं, रिकॉल सिस्टम कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा देखने को मिलता है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। नंबर 4 जन सुनवाई। राजनेता या सार्वजनिक पदाधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए या किसी नीति पर विचार जानने के लिए जो हैं क्या करते हैं? जन सुनवाई करते हैं। जैसे प्रशासन गांवों के संघ, ये क्या है? जन सुनवाई का एक उदाहरण है। और नंबर 5 परिपरीक्षा। किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। जब सरकार कोई सार्वजनिक कानून बनाने से पहले जनता से उस पर राय जानती है, मतदान करवाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिपरीक्षा बोलते हैं। जैसे मैंने आपको मणिपुर का उदाहरण दिया। जैसे अभी ईयू में बने, यूरोपीय यूनियन में बने रहने को लेकर के इंग्लैंड के अंदर ये परिपरीक्षा का आयोजन हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु क्या करना? मतदान करवाना। और फिर हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा, यानी जानबूझकर किसी कानून का उल्लंघन करना जो जन विरोधी हो और स्वयं गिरफ्तारी देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है वो तरीका कौन सा है? सविनय अवज्ञा। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था नमक कानून को तोड़ने को लेकर के गांधी जी ने। और नंबर 7 सलाहकारी परिषद। सलाहकारी परिषद।
इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि सरकार जो है विभिन्न विभागों में सुशासन के लिए गणमान्य नागरिकों की एक सलाहकारी परिषद बनाती है, उसके माध्यम से जो है निर्णयों को लागू करती है। जैसे बजट बनाना है तो अर्थशास्त्रियों की एक सलाहकारी परिषद बनाना, ठीक है ना। और 8वां जो है विद्यार्थी उग्र तरीका है राजनीतिक प्रतिहिंसा, राजनीतिक प्रतिहिंसा। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन होता है, इसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस विधेयक को लेकर के जो हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार से ये राजनीतिक प्रतिहिंसा जो है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक सहभागिता के लिए लोग ऐसा सरकार पे दबाव डालने के लिए करते हैं, उग्र आंदोलन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गुर्जरों का आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर के, ठीक है। तो ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट, कई बार जो एक नंबर के आरंभक के बारे में पूछ लेते हैं, परिपर्सा के बारे में पूछ लेते हैं, प्रत्याहान के बारे में पूछ लेते हैं। प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप हिंदी में ये एक लाइन याद कर सकते हो। प्रतिनिधि को समय से पहले, प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाना, वापस बुलाना। ये कीवर्ड जो याद रखोगे ना आप, तो प्रत्याहान याद हो जाएगा। आरंभक में प्रस्ताव तैयार करना, परिपर्सा में किसी प्रश्न पर निर्णय तो मतदान करवाना। ये 3-4 में से 1-2 नंबर के कई बार जो है टिप्पणी आती है। 4 पूछेंगे तो भी इंपॉर्टेंट जो हैं ये पूछे जाते हैं। अब हम विद्यार्थियों चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता के बारे में। क्या महत्व है इनका विद्यार्थियों? राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता, राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता। महत्व की बात करें विद्यार्थियों, तो लोकतंत्र के अंदर निर्णयों को लागू करने के लिए राजनीतिक सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। इस राजनीतिक सहभागिता के बिना, प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी के बिना विद्यार्थियों निर्णयों को लागू करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आजकल सरकारें जो हैं राजनीतिक सहभागिता के महत्व को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के तरीके अपना देती हैं। शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, जैसे एकात्मक शासन होता है, कम्युनिस्ट शासन जैसे चीन है, उत्तरी कोरिया है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था होती है तो समस्त सत्ता जो होती है विद्यार्थियों केंद्र के पास में होती है। अब इसमें जब शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास में होगी, ऐसी स्थिति के अंदर आम जनता की सहभागिता क्या होगी? कम होगी। जब शक्तियां बंटी हुई होगी, विकेंद्रीकृत होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ऐसी स्थिति के अंदर आम जनता को भी शासन में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है। तो शासन का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसके अंदर राजनीतिक सहभागिता को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और जैसे कोई छोटा नेता है, वो एमपी नहीं बन पाता, एमएलए नहीं बन पाता, तो कम से कम सरपंच या वार्ड पंच तो बन ही जाता है ना, स्थानीय स्तर का नेता होता है तो। और वहां के सरपंच को जो स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी होती है, वो एमपी को ये पता नहीं होता कि उस गांव के अंदर ये समस्या है। ठीक है ना। इसलिए ये शासन का विकेंद्रीकरण, वो पंचायती राज व्यवस्था जो है, इनके माध्यम से लोगों को शासन में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है। और पंचायती राज का विस्तार करना, व्यवस्था का क्या करना? विस्तार। दूसरी बात,
इसके लिए सरकारें सहभागिता के लिए क्या करती है? सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर परिपरीक्षा का आयोजन, या सरकारें क्या करती है, कोई सार्वजनिक महत्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, ऐसी स्थिति के अंदर वो परिपरीक्षा का आयोजन कर लेते हैं। किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु क्या करते हैं? जनता से पूछते हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के निर्णय को लेकर के वहां की राजनीतिक पार्टी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पूरी यूरोपीय यूनियन में अगर एक राजनीतिक पार्टी ऐसा करती तो उस सरकार के खिलाफ जो है माहौल पैदा हो जाता। इसलिए उन्होंने जनता का सहारा लिया, रेफरेंडम करवाया, परिपरीक्षा का आयोजन करवाया कि भाई आपको ईयू में रहना है या नहीं रहना है। अब जो पक्ष में मतदान अधिक था, 51% लोगों ने पक्ष में मत दिया कि भाई हमें अलग होना चाहिए, ब्रेग्जिट के पक्ष में। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अब सरकारें जो हैं वो ये कहती है कि भाई ये इसमें हमारा रोल नहीं है, ये जो है निर्णय जनता खुद ने लिया है। तो सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर जो है परिपरीक्षा का आयोजन करना और शासन का विकेंद्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करना, ये राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता महत्व को उजागर करते हैं। और आजकल जो सरकारें हैं राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का प्रयास करती है, ताकि सत्ता के अंदर, शासन के अंदर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क। अगर पक्ष की बात की जाए तो कुछ बातें उभर करके सामने आती है विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता के। उसमें सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा, नंबर 1, सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा। अगर देखा जाए तो राजनीतिक सहभागिता में जो सहभागी व्यक्ति होगा, पॉलिटिकल पार्टी से जो एक्टिव व्यक्ति होगा, जो सहभागिता निभा रहा है, तो कम से कम उनके हितों की तो रक्षा अवश्य होगी। वह अपने क्षेत्र के मामलों को, अपने व्यक्तिगत मामलों को सरकार तक पहुंचा सकता है और समस्या का समाधान करवा सकता है। तो सबसे पहली बात है विद्यार्थियों सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा, इससे सुनिश्चित होती है। और दूसरी बात की जाए विद्यार्थियों तो सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक सजगता को बढ़ाती है। यह सहभागिता की क्रिया सहभागिता की क्रिया नागरिकों में राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सजगता को बढ़ाती है। अब इस राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से जो नागरिक है विद्यार्थियों, वो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से क्या हो जाता है? सजग हो जाता है और एक्टिव होकर के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के नागरिकों में एकजुटता बढ़ाती है।
राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता सामान्य नागरिकों में राजनीतिक एकजुटता बढ़ाती है, राजनीतिक एकजुटता बढ़ाती है। सामान्य नागरिक जो हैं विद्यार्थियों, इसमें जब एक बार उनके हितों की पूर्ति हो जाती है उस क्षेत्र के आम नागरिकों के, तो राजनीतिक सहभागिता में वे भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। उन्हें कहा जाता है कि देखिए हम एक रहे तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है ना, हमारे क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम हो गया, अब नालियों के निर्माण का काम करवाना है तो आपको पॉलिटिकल दृष्टि से क्या दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी, और राजनीतिक दृष्टि से हमें उदासीनता से हट करके सहभागिता की ओर बढ़ना होगा। तो इस राजनीतिक सहभागिता जो है, राजनीतिक सहभागिता सामान्य नागरिकों में राजनीतिक एकजुटता बढ़ाती है, लोगों को जागरूक करती है, पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो विद्यार्थियों। और राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग जो है एक सार्थक परिणाम देता है। राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग सार्थक परिणाम देता है। राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग जो है विद्यार्थियों सार्थक परिणाम देता है। अगर विवेक संगत दृष्टि से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन निभाया जाए तो सार्थक परिणाम सामने आते हैं। एक तो सरकार के निर्णय में जनता का निर्णय शामिल होता है, साथ साथ में अगर देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें वास्तव में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, तो राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से जन भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अब अगर बात करें विद्यार्थियों, ये तो हुए हमारे पक्ष में तर्क। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष में तर्क। राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष में तर्क। राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाने से क्या नुकसान होता है, विपक्ष में क्या कह सकते हो आप, ठीक है। तो अगर पक्ष और विपक्ष 4 नंबर का सवाल आ सकता है, राजनीतिक सहभागिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये 4 तर्क आपके पक्ष में हो गई, 4 तर्क आपके विपक्ष में दे देते हैं। राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष में तर्क। पहला तर्क है विद्यार्थियों व्यापक सामाजिक हानि। नंबर 1 व्यापक सामाजिक हानि। अगर देखा जाए विद्यार्थियों, जब लोग राजनीतिक दृष्टि से सहभागिता नहीं निभाते हैं तो समाज जब प्रतिभावान व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाते हैं
नहीं निभाते हैं तो समाज उनके अनुभवों व योग्यता से वंचित रह जाता है, वंचित रह जाता है। जब प्रतिभावान व्यक्ति जो राजनीति में सहभागिता नहीं निभाएगी, राजनीति दृष्टि से उदासीन रहेंगे। नायक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें वो अनिल कपूर कहता है कि राजनीति एक गंदी चीज है और हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते। जब उन्हें लोग कहते हैं कि ये कहते हैं गंदी चीज है, गंदी चीज है, जब इस गंदी चीज के अंदर कोई व्यक्ति नहीं उतरेगा तो ये गंदगी साफ कैसे होगी? इसलिए किसी प्रतिभावान योग्य व्यक्ति को इस गंदगी में उतरना पड़ेगा और इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब प्रतिभावान व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे तो समाज उनके अनुभव और योग्यता से क्या रह जाएगा? वंचित रह जाएगा, जिससे एक व्यापक सामाजिक हानि उठानी पड़ेगी। राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग। नंबर 2, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग। जब योग्य व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे, राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे तो स्वार्थी लोग सत्ता में आ जाएंगे तथा वे सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल पावर की बात की जाए, राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग की बात की जाए, जब योग्य व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो स्वार्थी लोग हैं उनको सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा। जब स्वार्थी लोग सत्ता में आएंगे तो वे सत्ता का क्या करेंगे? दुरुपयोग करेंगे। इसलिए दूसरा नुकसान यह होगा कि राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में निर्णयों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव। निर्णयों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव। राजनीतिक सहभागिता के अभाव में राजनीतिक सहभागिता के अभाव में सहभागिता के अभाव में निर्णय गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे, निर्णय गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात की जाए निर्णयों की गुणवत्ता की, जब राजनीतिक सहभागिता का अभाव होगा, योग्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से किनारा कर लेंगे, उदासीन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों निर्णय की जो क्वालिटी है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब स्वार्थी लोग सत्ता में होंगे तो वे ऐसे निर्णय करेंगे जिससे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। जब ये थिंकिंग से निर्णय लिए जाएंगे और
देश हित से ऊपर व्यक्ति हित को रखा जाएगा तो सीधी बात है वे निर्णय कैसे होंगे? गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे। वे निर्णय गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे। और राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक चौथा दुष्प्रभाव यह है, राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक। राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक क्या होंगे? राजनीतिक उदासीनता होगी। अब राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे तो लोग राजनीतिक दृष्टि से क्या होंगे? उदासीन होंगे। राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक परिणाम वाली होगी। राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक परिणाम वाली होगी। अगर बात की जाए विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था ऐसे दुर्बल हो जाएगी, व्यक्ति शासन से सहभागिता नहीं करते तो परिणाम स्वरूप कार्यों के प्रति लोगों की क्या होगी? अरुचि होगी। ऐसी स्थिति में लोग जो हैं राजनीतिक कार्यों के प्रति लोगों की क्या होगी? राजनीतिक कार्यों के प्रति अरुचि होगी। राजनीतिक कार्यों में अरुचि होगी तथा वे राजनीतिक हिंसा की तरह अग्रसर होंगे। राजनीतिक हिंसा की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों, जब राजनीतिक दृष्टि से लोग उदासीन हो जाएंगे, फिर वे व्यवस्था को बदलने के लिए स्वार्थी तत्व विद्यमान रहेंगे और वो कहेंगे यार हम सत्ता तो बदल नहीं सकते। ऐसी स्थिति के अंदर वे लास्ट में कुंठित हो जाएंगे। जब वे कुंठित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में किसका सहारा लेंगे? हिंसा का सहारा लेंगे। फिर विकास दुबे जैसे ऐसे कई माफिया शासन पे हावी हो जाएंगे जो पूरे शासन को अपने जेब में लेके घूमेंगे। हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग, यानी राजनीतिक उदासीनता जो है राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक परिणाम वाली होगी और राजनीतिक कार्य में लोगों की क्या होगी? अरुचि होगी तथा वे राजनीतिक हिंसा की तरह अग्रसर होंगे। इसलिए ये परिणाम राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक होंगे अगर राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाई जाएगी तो ये हो गया विद्यार्थियों राजनीतिक सहभागिता की विपक्ष में तर्क, व्यापक सामाजिक हानि, राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग, निर्णयों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव और राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह घातक साबित होगा। तो ये राजनीतिक सहभागिता का चैप्टर हमारा विद्यार्थियों संपूर्ण हुआ। अब सेकंड यूनिट कंप्लीट। पहले हमने पढ़ा राजनीतिक समाजीकरण, फिर पढ़ा हमने राजनीतिक संस्कृति और अब हमने पढ़ लिया राजनीतिक सहभागिता। 10 नंबर का काम कंप्लीट। 10 नंबर का काम पहले यूनिट में कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट सेकंड के अंदर भी एक यूनिट कंप्लीट कर दी 10 नंबर की। 30 नंबर का पाठ्यक्रम हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, 30 आउट ऑफ 80। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए, यानी इसमें फर्स्ट के अंदर विद्यार्थियों 4 इकाइयां हैं, 4 में से 2 पढ़ चुके हैं। 50% काम हम फर्स्ट के अंदर संपूर्ण कर चुके हैं। 50%। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इकाई में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बनते हैं? छोटे क्वेश्चन तो सारे आपको परिभाषाएं याद करनी होगी, किसी किताबें हैं तो वो किताबें याद करनी होगी। बड़े प्रश्नों में अगर आपको पूछेंगे विद्यार्थियों
तो एक तो पूछेंगे राजनीतिक समाजीकरण के साधन, दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, तीसरा क्वेश्चन बनता है राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण, और पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजनीतिक सहभागिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। बस इन 5 क्वेश्चनों के अलावा बाहर से आपका क्वेश्चन न 4 नंबर का जाएगा न 6 नंबर का जाएगा। बस 5 क्वेश्चन कर लो, 4 का आएगा तो भी इनमें से ही आएगा, 6 नंबर का आएगा तो भी इनमें से ही पूछा जाएगा। अभिकरणों की बात आपको विशेष तरीके से कह देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। टिप्पणी लिखना आ सकता है, 4 पे टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए, एक राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण, दूसरा राजनीतिक सहभागिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे। आधुनिक राजनीति और सरकार किताब किसने लिखी? एलन बोल ने लिखी, वो राजनीतिक संस्कृति वाले चैप्टर में था। इसमें राजनीतिक सहभागिता से जुड़े हुए विचारक कौन से हैं? व्यवहारवादी। कौन से विचारक हैं जो राजनीतिक सहभागिता से जुड़े हुए हैं? व्यवहारवादी। कौन से विचारक? व्यवहारवादी। ये आपके अभ्यास प्रश्न में है। या आपको पूछ लेंगे प्रशासन गांवों के संघ किसका उदाहरण है? जन सुनवाई का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जन सुनवाई का उदाहरण है। एक अभ्यास प्रश्न आपके दिया हुआ है, प्रत्याहान किसे कहते हैं? प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाना प्रत्याहान कहलाता है, ठीक है। वर्तमान के अंदर लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप विद्यमान है? सहभागी लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र है? सहभागी लोकतंत्र, ठीक है। बाकी बड़े क्वेश्चन जो हैं आपको समझा दिए गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। इनको आपको सही तरीके से एक बार जो वीडियो जितने बने हैं इन इकाई के वो सारे वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद जो आपको नोट्स भेजे जाएंगे आपको व्हाट्सएप नंबर पे, उस नोट्स को वापस आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अपने क्या याद हुआ मुझे, राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण मुझे याद हुए कि नहीं हुए, वापस अपनी नोटबुक में आप लिखिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।